भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 61 तक इसका वर्णन किया गया है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। इस प्रकार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के औपचारिक या वैधानिक प्रधान होते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि संघ के कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? तो संघ की कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। जब आप से प्रश्न पूछा जाए कि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो आपको आंसर प्रधानमंत्री देना है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम विस्तृत वीडियो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्वाचन का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। आप निर्वाचन के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत निर्वाचन की रीत के बारे में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के पूर्व भी दे सकते हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पद रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पुनः 5 वर्ष के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पुनर्निर्वाचन का वर्णन किया गया है, अर्थात एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति रह चुके हैं। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत योग्यताएं का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। प्रथम, वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, मतलब 35 वर्ष से एक भी दिन कम न हो। यदि एक भी दिन कम है तो वे राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। और अधिकतम की सीमा निश्चित नहीं है, अधिकतम कितनी भी हो, लेकिन 35 वर्ष से उनकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा है लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का
सदस्य बनने के योग्य हों। और इसके बाद है किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, अर्थात सरकारी नौकरी में न हो। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को 15,000 रुपये जमा करनी होती है। व्यक्ति को 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होती है। यह किसके पास जमा करनी होती है? आरबीआई के पास, या सरकारी खजाने में जमा करना होता है। जीतने के बाद यह राशि वापस मिल जाती है। यदि चुनाव में 1/6 मत प्राप्त नहीं होता तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ का वर्णन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यदि वे नहीं है तो न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो सर्वप्रथम इनको मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ दिलाई जाती है, और यदि वे नहीं हैं तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके समक्ष राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। इस पर भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनता है, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अभियोग चलाने के लिए सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। महाभियोग लगाने की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होती है। अभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव प्रथम सदन द्वारा 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। प्रथम सदन द्वारा जब पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में इस अभियोग की जांच करेगा और उस समय राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि महाभियोग का प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा महाभियोग का प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत
आता है या अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है।